मेटल नॉन मेटल का पीडीएफ ओपन करिए। देखिए मैंने आप लोग को आयोनिक बॉन्ड और आयोनिक कंपाउंड के बारे में बता दिया था, याद होगा। जब एक मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट होते हैं तो आयोनिक बॉन्ड बनता है, याद है आप लोग को। आप लोग को साइंस का पेपर हो गया क्या, सीएट वालों का कब है, हिंदी के बाद है, ठीक, ध्यान दें। बता रहे बेटे, एक मिनट रुक जाओ। आप लोग बता सकते किसे, उसी से ऑल इन वन से, वही है, वही ये मोटा वाला वही है। बेटे पेज नंबर बता सकते हो कौन, कौन है पेज नंबर, आप दोनों उल्टा बोल रहे हो, क्योंकि पेज नंबर बेटे 8 पर तो मुझे लग रहा है 53 पेज है, ठीक है कोई बात नहीं। देखिएगा एक्सट्रैक्शन, स्लाइड नंबर आप 9 निकाल लीजिए, 8 32 स्लाइड का है, पेज स्लाइड नंबर 8 निकालिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल प्रेजेंट एट द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, ठीक है, घबराओ मत, मैं सब कुछ समझा दूंगा, इंग्लिश में कोई चक्कर नहीं। अब ये देखिए इसमें क्या है, नहीं 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 नहीं, नहीं, अभी ऊपर जाना पड़ेगा। ऑकरेंस ऑफ मेटल पढ़ाते, ठीक, बिल्कुल सही करेगा। स्लाइड नंबर 7 पेज नंबर 52 बुक पे होगा। चलिए, मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था कि अर्थ पर ये मेटल मिलता कहाँ है, याद आ गया ना। अर्थ पर मेटल कहाँ मिलता है, बिल्कुल भाई, अर्थ पर जो भी हमें मेटल मिलता है, मेटल नॉन मेटल जो भी, हम लोग के मेटल की बात कर रहे हैं, क्रस्ट के अलावा कहीं मिल ही नहीं सकता। मेंटल और कोर में तो कुछ मिलता ही नहीं, हम लोग वहां एक्चुअली वहां पर जा ही नहीं सकते। आप बहुत खुश हो बेटा, मैसेज मैसेज खिल रहे हो, जल्दी आ जाओ लाइन पर, तो हैं टाइप करके पीडीएफ खोज रहे हैं आप, समझ गए, विश्वास है इसीलिए तो ये खास है। देखिए तो इस क्रस्ट में जो मेटल है डिपॉजिट है, जमा है, ऊपरी परत धरती की जो है भूपर पट्टी जिसको कहते हैं, उसमें जो हमें मेटल मिलता है, इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, मतलब कि इसको बाहर उत्खनित कैसे करते, निकालते कैसे। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो भी हम मेटल बाहर निकालते हैं, 7 वाला स्लाइड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लिखा हुआ उसको हेडिंग पे, जो भी हम, जैसे मान लीजिए कि आयरन एक मेटल है, कॉपर है, एल्युमिनियम भी है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस एल्युमिनियम को आप यूज करते हो, जिस आयरन का आपका गेट बना है, जो आयरन रॉड है, जो भी है, ये जिस तरह से धरती में है वैसे नहीं है, हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब बाहर निकाल के, जो भी ये गंदगी के साथ है और चीजों के साथ मिला हुआ है, उससे इसको हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब यही तरीका है कि कैसे कैसे हम लोग बिना केमिकल, सॉरी, मेटल नॉन मेटल का पीडीएफ निकालिएगा सर्च करके, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, स्लाइड नंबर 7 पे जाइएगा। केमिकल रिएक्शन, तुम बैठे के फोन ले लो मेरे, क्या दिक्कत है। केमिकल रिएक्शन जो है उसी के द्वारा हम एक ओर से, मतलब अयस्क से मेटल निकालते हैं, और मतलब कि जब कोई भी मेटल प्योर नहीं होता है, ठीक है ना, मिक्स होता है, तो उसके अंदर से प्योर मेटल निकालना ही एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहलाता है। अब देखो the metals present at the bottom of the reactivity series are least reactive, so they are found in free state. अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, और सबसे कम तो गोल्ड है,
गोल्ड के बाद आपको मैं बता दूं कि सिल्वर भी कम रिएक्टिव है, प्लेटिनम, कॉपर ये कम रिएक्टिव है, मतलब कि ये हमारे इसीलिए महंगे की भी बात है। और मैं एक चीज मतलब साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा, महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि रेयर होते हैं, इनकी खासियत भी बहुत है। ये मेटल जो है लेस रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, तो मतलब जमीन से खोद के आप निकालोगे ना तो उसके मिट्टी उट्टी साफ करके सीधे आप यूज कर सकते हो, मतलब इसको बहुत ज्यादा प्रोसेस कराने की जरूरत नहीं होती। गोल्ड जो होता है एकदम बुरादे टाइप का, चुन्नी चुन्नी टाइप का, बड़े बड़े टुकड़े छोटे छोटे इस तरह जैसे रेत होता है उस तरह से निकल के आता है, और फिर हम उसको अलग अलग तरह से चीजें बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें तो फ्री स्टेट में मिलती हैं जो कम रिएक्टिव होती हैं, बिल्कुल महंगा इसीलिए है क्योंकि रेयर अर्थ मेटल कहा जाता है। रेयर अर्थ मेटल मतलब कि बहुत रेयरली और कम मात्रा में और कहीं कहीं मिलता है। उसके साथ साथ आप देखो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये हाईली रिएक्टिव है, टॉप रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं। तो इनको हम इस तरह से फ्रीली फाइंड नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर आपको पता है क्रस्ट में है मतलब मिट्टी से खोद के ही निकालना है, आपको जमीन के अंदर है तो इनको मिट्टी से खोद के निकालेंगे तो बहुत चीजों के साथ मिक्स होके आते हैं। तो जो फ्री स्टेट में है, जो सबसे कम रिएक्टिव है, उनको तो मिट्टी धो करके हम निकाल सकते हैं, चांदी हो गया, सोना हो गया, कॉपर भी है आपका, ठीक है। लेकिन एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब सारी चीजें ये ऐसे नहीं मिल सकती। तो कैसे हम निकालते हैं, यही आपके पेपर में आएगा, वो देखिए। The metals in the middle of the reactivity series are moderately reactive and they are found as oxide, zinc, iron, ferrous और पीबी आपको पता ही होगा। पीबी क्या होता है बताओ, वो दूसरा मत बताना, तुम बताओ। पक्का देख लिए, देख ठीक है। तो जिंक, फेरस और पीबी मतलब कि आपको पता ही है कि जो क्या कहते हैं लेड होता है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में बीच में है, ना तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और ना तो बहुत कम रिएक्टिव है। तो ये अपने ओर के साथ पाया जाता है, मतलब ऑक्साइड के साथ मिक्स होता है। मैं आपको समझाता हूं। अगर Fe फेरस मतलब कि आयरन, आपको पता है आयरन जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। तो ये अपने अलग अलग ऑक्साइड के साथ पाया जाता है। जिंक का भी वही है, जिंक भी जब ऑक्सीजन के साथ जिंक ऑक्साइड बना लेगी, लेड ऑक्साइड। तो मतलब कि अब क्या करना है, अगर आप जमीन से खोद के निकालते हैं, आपको चाहिए लेड, तो इस ऑक्साइड को इससे बाहर निकालना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, और वही चीज पढ़ना है, देखिएगा। Thus, ores of many metals are oxide as oxygen is very reactive element and is very abundant on the earth. आपको मैं बता दूं जो अर्थ है ना, हमारी अर्थ जो अर्थ बनी है उसमें भी ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा अमाउंट है। हमारा जो क्रस्ट है, आपको उस दिन बोर्ड पे दिखाया था, जो ऊपरी हिस्सा है ये मैक्सिमम ऑक्सीजन से ही बना है, ठीक है। आपको विश्वास नहीं होगा, ऑक्सीजन हमारे अर्थ के क्रस्ट में सबसे अधिक एबेंडेंट, मतलब हर जगह मिलने वाली चीज, और ये सबसे अधिक रिएक्टिव होती है, तुरंत जाके रिएक्ट किसी के साथ भी कर लेती है, ऑक्सीजन गैस। इसलिए यहां पर आप देख रहे हैं कि इन सबों के साथ रिएक्ट करके, और आपको पता है किसी भी मेटल के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो ऑक्साइड बना लेती है, ठीक है। तो the different techniques used for extraction of metal depends upon their position in the reactivity series, which is divided into 3 categories. कितना इंटरेस्टिंग है। रिएक्टिविटी सीरीज में देखो 3 ही चीज होगी ना, या तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, या तो बिल्कुल कम है जैसे गोल्ड सबसे कम है, और नहीं तो बीच का होगा, मिडल में होगा, ठीक है। जैसे जिंक, पीबी और जो भी था Fe मतलब कि लोहा। तो इन सबों के हिसाब से, उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से, जो भी धातु होती है उसकी अभिक्रियाशीलता या मेटल के रिएक्टिविटी के आधार पर हम उनको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी एंड हाई रिएक्टिविटी। अब देखिएगा,
summary of several steps involved in the extraction of pure matter from their ores is given below in the form flow chart. अब देखिए यहां पर बहुत मजा आएगा आपको. अब जो भी मेटल हाई रिएक्टिविटी सीरीज में फ्लो चार्ट देखना बेटे, हाई रिएक्टिविटी वाला है, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर, जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा उसको पिघलाते हो, इलेक्ट्रिक करंट देके अगर आप उसको पिघलाते हैं, मेल्ट कराते हैं, तो आपको प्योर मेटल मिल जाएगा. दूसरा चीज, अगर मेटल मीडियम रिएक्टिविटी वाला है, जैसे कि आयरन हो गया, ये सब बताया था आपको मैंने, पीबी हो गया, जिंक हो गया, तो वो देखो दो तरह से मिलता है, या तो कार्बोनेट ओर होगा या तो सल्फाइड ओर होगा. देखिएगा, अगर कार्बोनेट ओर है तो कैल्सिनेशन करना पड़ेगा, अगर सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग करनी पड़ेगी. और ये दोनों चीज करने से क्या मिलता है? ऑक्साइड ऑफ मेटल. फिर ऑक्साइड ऑफ मेटल में से रिडक्शन टू मेटल, ऑक्साइड में से मेटल को अलग करेंगे और उसके बाद हम मेटल का प्यूरिफिकेशन करते हैं. चिंता मत करिए, फ्लो चार्ट है, मैं अभी नीचे पूरा समझाऊंगा. ठीक है. अब अगर मेटल लो रिएक्टिविटी का, लो रिएक्टिविटी मतलब आपको पता है, जैसे कि गोल्ड की बात कर रहे हैं हम, तो ये सल्फाइड ओर में मिलेगा, इसको रोस्टिंग करेंगे, उससे मेटल मिलेगा और फिर रिफाइन कर लेंगे. मतलब कि आप धो भी सकते हैं और बहुत तरीके हैं. इससे लो क्या नाम था उसका, सिल्वर है, गोल्ड है, इस प्रोसेस में जी. जैसा कि आपको पता है, इसमें उतनी ही चीज दी गई है जितनी कि आपकी एनसीईआरटी के बुक में थी. ठीक है. और आपने कहा था कि सर जल्दी कराना है, हम तो सुपर फास्ट. चिंता मत करिए, आप लोग को और भी अगर ब्रॉडली समझाना होगा, लखवीर चचा ने लेके आएंगे, एक बार ये हो जाने दीजिए. इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, देखिएगा, द अनडिजायरेबल इंप्योरिटीज लाइक सॉइल, सैंड एक्सेट्रा फाउंड इन ओर आर कॉल्ड गैंग्स और मैट्रिक्स. रिमूवल ऑफ गैंग्स फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड इनरिचमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. देखिएगा, ओर मतलब कि कच्चा खनिज. लोहा है, उसके साथ मिट्टी, कीचड़, रेत मिला हुआ है, तो वो मतलब कि लोहा का ओर है, अयस्क हिंदी में कहते हैं. ठीक है. अब हमें क्या करना है? हमें तो लोहे से मतलब है, कीचड़ मिट्टी का क्या करेंगे? तो अगर लोहा में से मतलब आयरन में से मड, सैंड, सॉइल को अगर आपने अलग करना है, तो आप क्या करेंगे? इस काम को करने वाले प्रोसेस को इनरिचमेंट कहा जाता है. और बेटे अगर हिंदी में सुनना चाहें तो संवर्धन कहा जाता है. देखिए, अब द प्रोसेस यूज्ड फॉर द रिमूविंग द गैंग्स फ्रॉम एन ओर, ये तो ओर आर बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग्स एंड द ओर. अब मान लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टी वाला भी हो सकता है और केमिकल प्रॉपर्टी भी उसकी देखी जाती है. लोहे के साथ कुछ चीजें जैसे मिट्टी, कीचड़ आप धो के अलग कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें जैसे कि ऑक्साइड है, अब ऑक्सीजन लोहे के साथ रिएक्ट करके उसके साथ जुड़ी है, तो पानी मारने से तो निकलेगी नहीं, धोने से तो नहीं निकलेगा. तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी मतलब कि रासायनिक जो गुण है और भौतिक गुण और फिजिकल प्रॉपर्टी, दोनों को देख करके उसके हिसाब से उसको हम लोग इनरिच करते हैं या संवर्धित करते हैं. अब वो देखिए कैसे होता है. Depending upon the nature of the impurity, different separation technique for enrichment of ore are employed. तो हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं. अब देखिएगा किस तरह करते हैं. Extraction of metal present at the bottom of the activity series of low reactivity. अब हम लोग एक एक करके देखते हैं. जो लो रिएक्टिविटी मतलब जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उन सबों के अंदर से मेटल का एक्सट्रैक्शन उसकी ओर से कैसे करते हैं. These metals being less reactive can be obtained by reducing their oxide to metals by heating alone. जैसे आपको कुछ नहीं करना, नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब इसको सीधे अगर आप हीट करते हो, लो रिएक्टिविटी वाले जितने भी मेटल होते हैं, ठीक है,
आप जैसे ही हीट करोगे तो इस मेटल से इसका ऑक्साइड अलग हो जाएगा। ऑक्साइड होता क्या है? अगर किसी भी मेटल से ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड होता है, और किसी भी चीज के साथ अगर गैस जुड़ी हुई है तो आप जैसे गर्म करोगे तो गैस इवोपरेट होके निकल जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? वो तो बाहर निकल गई। अब गैस, ऑक्सीजन निकल गया मेटल से, मतलब ऑक्साइड खत्म, केवल मेटल बच गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जो लो रिएक्टिविटी वाले होते हैं उनको केवल गर्म करना होता है, आप हीट करते हैं उससे ऑक्साइड हटा देंगे, केवल मेटल बच जाएगा, क्योंकि लो रिएक्टिविटी के साथ केवल जो जुड़ा हुआ होता है वो केवल ऑक्साइड होता है। और मिट्टी कीचड़ तो धोके निकाल ही देंगे, अब इसको थोड़ी पढ़ाया जाएगा। गोल्ड देखो बिल्कुल प्योर है, वो तो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर और जैसे कॉपर हो गया आपका, सिल्वर हो गया, इसकी बात करें तो हम बता रहे हैं, नहीं तो गोल्ड के साथ तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गोल्ड तो प्योर, सीधे पानी से धोए काम खत्म, गर्म भी नहीं करना है इसमें। हाँ, गोल्ड देखा है ना आपने? थोड़ा सा 1 केजी गोल्ड निकालने के लिए, अमेरिका में तो इसी तरह जंगल पहाड़ है, ठीक है ना, पूरा का पूरा मतलब पहाड़ जंगल सब काट के वहां तक सड़क बना देते हैं, और लाखों करोड़ों की है ना मशीन ले जाके लगा देते हैं। समझ रहे हैं ना? अभी टाइम नहीं है, मौका नहीं है, तो बाद में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता है इससे। देखिए, दिस मेटल्स बीइंग लेस रिएक्टिव कैन बी ऑब्टेन्ड, तो बता दिया। देखिए, सिनबर, सिनबार, सिनबार जो है HgS, इट इज एन ओर ऑफ मरकरी। मरकरी का ओर है, या पारा का अयस्क, का मतलब कि मरकरी इसके साथ जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। अगर हम इस ओर को हटा दें, मतलब इसमें से इंप्योरिटी हटा दें, तो हमको मरकरी, प्योर मरकरी मिल जाएगी। आर यू ओके सूरज? तबीयत ठीक? थोड़ा डाउन चल रहा है। दिन में दाल, रात को दूध, कितनी बार बताया? When heated in air, अगर आप एयर के प्रेजेंस में, अब देखो उसको भी ज्ञान देगा, देख रहे हो? हाँ, तब तो ज्ञान लो। अगर मान लीजिए कि सिनबार जो होता है, सिनबार जो होता है वो मरकरी का एक ओर होता है, ये आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। मरकरी का जो ओर होता है अयस्क, उसको उसका माने मरकरी किससे निकाली जाती है? आपको नेचर में मरकरी ये नहीं गए वहां से खोदा, पानी से धोया, मरकरी निकल गया, ठीक है। जब धरती से एक्सट्रैक्ट करेंगे, खुदाई करके निकालेंगे, तो सिनेबार आपको मिलेगा। और सिनेबार जो होता है उसको आप एयर के प्रेजेंस में जब गर्म करोगे तो क्या होगा? देखो, व्हेन हीटेड इन एयर इट फर्स्ट चेंजेस इनटू इट्स ऑक्साइड, तो सबसे पहले वो ऑक्साइड में बदल जाएगा। उसके बाद HgO, Hg किसका फॉर्मूला होता है? मैं शिवा की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहा हूं। मरकरी, हमें तो नहीं पता था, थैंक यू। अब Hg के साथ हो गया तो मरकरी ऑक्साइड हो गया, ठीक है। एंड देन रिड्यूस्ड इन मरकरी मेटल ऑन फर्दर हीटिंग, और फिर उसको गर्म करेंगे तो ऑक्साइड, एक बार गर्म किया सिनेबार को तो उसके साथ ऑक्साइड हो गया, मरकरी ऑक्साइड मिल गया सिनेबार से। और दूसरी बार फिर गर्म किया तो HgO था ना, तो मरकरी के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, गर्म किए तो ऑक्सीजन निकल गया, केवल मरकरी। क्लियर है? कौन सल्फर? हाँ, कोई बात ना, ऐसे देखो, अगर आप अर्थ के अंदर से निकालेंगे मरकरी, मतलब आपको पता है ना जो थर्मामीटर में यूज करते हैं मरकरी, और मरकरी गलती से भी आपके ब्रीदिंग के साथ आ जाए, या मान लीजिए अगर अपने खाने से आ जाए किसी भी तरह, तो मरते नहीं है, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। सीने बार हम जमीन से निकालते हैं, उसको क्या करते हैं, सीधे किसी बर्तन में कहीं डाल के गर्म करते हैं। जब गर्म कर, और आपको पता है ना केवल मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और दूसरा कोई नहीं, ये तो पता ही होगा आप लोग। गर्म करेंगे तो सबसे पहले सिनेबार क्या होता है ना, उसके साथ वो सारी इंप्योरिटी हट जाएगी और ऑक्सीजन आकर के उससे जुड़ जाएगा। तो मरकरी के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, Hg के साथ O जुड़ गया, O जुड़ गया मतलब मरकरी ऑक्साइड बन गया। अब हमें तो मरकरी चाहिए था, हमने फिर से उसको गर्म किया, तो ये जो ऑक्सीजन था फिर से हट गया, अब केवल मरकरी बच गई। हम बताएंगे आगे केमिकल रिएक्शन, देखिए HgS 2HgS, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन समझ रहे हैं ना।
बैलेंस किया गया है। 2 HGSS सिनेबार है, इसमें फ्रॉम एयर, ये O2 आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने इसको हीट दिया तो पहले मरकरी ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है बेटे गैस होती है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस होती है, जब गर्म करेंगे तो गैस के साथ सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, और ये मिल गया पहली बार में। दूसरी बार में फिर हमने क्या किया कि इसमें मरकरी ऑक्साइड केवल ले लिया और मरकरी ऑक्साइड को फिर से गर्म किया तो मरकरी मेटल मिल गया और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई। क्लियर है ना? तो मिला बेटे, तुम टाइप कर लो तब तक। देखिएगा कॉपर ग्लास, अब मैंने मरकरी बताया आपको, कॉपर को देखिए, कॉपर भी धरती के अंदर से जब निकलता है तो ऐसे नहीं मिलता, कॉपर ग्लास के रूप में मिलता है, Cu2S है। When it is heated in air partially, मतलब कि थोड़ा बहुत गर्म करते हैं, it partially oxidize and the oxidized product react with the remaining copper glass to give copper metal। अब देखिए यहाँ पे केमिकल इक्वेशन देखते हैं, क्या बहन? सल्फर सब में होता है क्या? कोई जरूरी नहीं, सबने लगा रखा, ऊपर वाला लगा रखा है। तो मतलब इन दोनों में है, कोई जरूरी नहीं कि सब में सल्फर होगा। गोल्ड को गर्म करेंगे थोड़ी सल्फर निकलेगा, कोई जरूरी नहीं। मैं समझ, एक पीडीएफ मैंने भेजी है, पीडीएफ तो खुल रहा है ऊपर। मैं थोड़ा चालू बनने की कोशिश कर रहा था कि मैंने सब्सक्राइब कर रखा है 1600 में, मतलब क्या कहते हैं द हिंदू, तो मैं लिंक भेज दूंगा, बच्चों को खुल जाएगा। लेकिन दिक्कत है ना कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जो प्रीमियम है आर्टिकल वो नहीं खुलेगा। लेकिन हम भी है ना इसके बाप हैं, पता है क्या करेंगे, हमारे फोन में जो है हम स्लाइड ले लेके 4-5 फोटो खींच के उसका पीडीएफ बना के सेंड कर देंगे। अब बोलिए, अब कहाँ जाओगे बेटे? द हिंदू न्यूज पर बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोग तो वैसे भी बहुत ज्यादा अभी पीएचडी होल्डर बन रहे हैं, तो अभी तो नहीं हो सकता आप लोगों का। कॉपर ऑक्साइड देखिएगा, कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ दोनों चीज मिला था, हमने दोनों को गर्म किया तो कॉपर मेटल अलग हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गई, सेम वही प्रोसेस है, कोई बड़ा बात नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो लो रिएक्टिविटी वाले जो मेटल थे उनको किस तरह से हम लोग उससे मेटल निकालते हैं। ठीक है, सिंपल केवल हीट करके निकाल रहे हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, जो मीडियम है मतलब ना तो ज्यादा रिएक्टिव ना तो कम रिएक्टिव, बीच वाले जो हैं, जैसे आयरन भी बीच वाला है। अब इसको हम कैसे, मिट्टी के अंदर से अगर हम मेटल निकालते हैं तो किस तरह से इसकी जितनी भी इंप्योरिटी है सबको हटा के केवल प्योर मेटल मतलब प्योर जो लोहा है वो निकाल लेंगे। देखिएगा, the metal in the middle of the reactivity series such as iron, zinc, lead, copper are etc are moderately reactive, मतलब थोड़े बहुत रिएक्टिव होते हैं। These metals are usually present at sulfide और carbonate in nature, या तो सल्फाइड के नेचर में होते हैं, ठीक है, सल्फर उनके साथ जुड़ा होता है, और नहीं तो कार्बोनेट मतलब कि कार्बन उसके साथ जुड़ा होता है, जो मीडियम रिएक्टिविटी में होते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, दिस सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। जो सल्फाइड या कार्बोनेट है सबसे पहले हम उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, देन into oxide because it is easy to extract metal from its oxide। हम किसी को ऑक्साइड में इसलिए बदलते हैं क्योंकि ऑक्साइड में अगर मान लीजिए कि ऑक्साइड में कोई भी मेटल हमें मिल रहा है, सिंपल हमको केवल उसको गर्म करना है, जैसे ही हीट करेंगे तो ऑक्साइड अगर बन रहा था तो ऑक्सीजन हट जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं, सल्फाइड आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय रोस्टिंग एंड कार्बोनेट आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय कैल्सिनेशन। ठीक है, अगर आपको सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलना है तो आप रोस्ट मतलब कि गर्म करना, रोस्ट करते हैं ना, जैसे भुट्टा लेके रोस्ट कर दिया। और कैल्सिनेशन क्या होता है अब ये देखेंगे, द मेटल ऑक्साइड thus obtain a then reduced to the corresponding metal or reduction using suitable reducing agent such as carbon। अब देखिएगा, रोस्टिंग में आपको समझा देता हूं, कैल्सिनेशन समझा देता हूं, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड और समझा देता हूं। देखेंगे रोस्टिंग,
इट इज द प्रोसेस, दिख रहा है ना आप लोग, इट इज द प्रोसेस इन विच a sulfide ore is heated below its melting point. आप सल्फाइड को तब तक गर्म करते हो, मतलब उसके मेल्ट इतना नहीं गर्म करना है कि वो पिघलने लगे, लेकिन उसके पिघलने से थोड़ा सा कम तक आप उसको गर्म करो। जैसे लोहे को हम गर्म कर रहे हैं तो तब तक गर्म करेंगे कि मतलब कि पिघलने नहीं लगे, उतना नहीं देंगे, लेकिन इतना करते नहीं कि लाल हो जाता है लोहा, उसी तरह का आपको समझ सकते, समझ में। सल्फाइड को हम तब उसके मेल्टिंग पॉइंट या पिघलने वाला जो पॉइंट होता है उससे थोड़ा नीचे तक मतलब गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद और एक्सेस एयर मतलब बहुत ज्यादा एयर के प्रेजेंस में उसको गर्म करेंगे टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड, और ऐसा करेंगे तो मेटल ऑक्साइड में बदल जाएगा। जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने रोस्ट किया तो जिंक ऑक्साइड मिल गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस धुआं धुआं हो गया। कैल्सिनेशन देखेंगे, तुम चैप्टर करो ना, मुंह काहे देख रहे हो, कर लिया तुमने सारा काम, थक गए क्या? यू नीड मोर एनर्जी, बैटरी खत्म हो गई तो चार्जर लेके घुमा करो। हाँ वो बहन इतना आसान नहीं। Calcination, it is a process in which a carbonate ore is heated below its melting point in the absence of air. Calcination का मतलब है कि अगर कोई भी मेटल अपने कार्बोनेट फॉर्म में, मतलब कार्बोनेट उसका बना हुआ है, ठीक है, कार्बन के साथ वो रिएक्ट करके बना हुआ है, तो आप जब उसको एयर के प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो कार्बोनेट ऑक्साइड में बदल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। सल्फाइड था, गर्म करने पर मेटल ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गई, और कार्बोनेट जो था हमने जब गर्म किया तो उस मेटल का ऑक्साइड बना और क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल गया। समझ में? कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो जो धुआं निकलेगा, जो गैस निकलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फाइड को जब गर्म करेंगे तो जो गैस बाहर जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड, सिंपल सी बात है। और दोनों ही सिचुएशन में जो हमारे काम का है वो केवल मेटल ऑक्साइड बीच में बच जाएगा। अब उस मेटल ऑक्साइड को फिर से हम गर्म करेंगे तो हमें वो मेटल मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, और ऑक्सीजन गैस धुआं धुआं लेके आना बेटा। ले, 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 ले। कितना बड़ा पापी मास्टर है भाई, देखना है भाई तुम लोग। देखो रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर, अगर मान लीजिए कि अब ऑक्साइड ओर मिला है तो उसमें से मेटल निकालना है, इसमें भी उसी तरह हीट करेंगे। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जिंक ऑक्साइड अगर है और प्लस सी मतलब कोक, कोयले में को जला करके अगर आप जिंक ऑक्साइड को गर्म कर रहे हो तो जिंक मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ठीक है, समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मुझे पता है आप लोग बोर हो रहे हैं लेकिन बर्दाश्त करिए थोड़ी देर और। कोक जल रहा है ना, कोयला जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। कोक बेटा वो कोयला होता है ना जो भट्टियों में काम आता है, लोहे को गलाना हो या बहुत क्योंकि आपको पता है लोहे को या आयरन को आप गर्म करें और वो पानी की तरह बिल्कुल बहने लगे, इतना अगर गर्म करना हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट और पीट 4 तरह के कोयले होते हैं। एंथ्रासाइट इंडिया में बहुत कम मिलता है, हम लोग को बाहर से मंगाना पड़ता है। हम लोगों के पास सबसे अधिक बिटुमिनस पाया जाता है। अच्छा जो भी हो, मतलब बहुत ज्यादा उसमें टेम्परेचर होता है, मतलब। लेकिन एंथ्रासाइट जो लोहे की भट्टियां होती, स्टील की जो फर्नेस होगा उसमें उसको यूज किया जाता है। लिग्नाइट नॉर्मल, और पीट मतलब कि केवल पत्थर होता है, कोयले का कोई काम नहीं। चलिए लोहार की दुकान देखिए ना आप लोगों ने, उसमें जो कोयला है ना
कोयला जब जलेगा तो लाल रंग की लौ ही नहीं, ब्लू कलर की लाइट निकलती है। एंथ्रासाइड जब जलता है ना तो ब्लू कलर का लौ, मतलब कि जो फ्लेम होता है वो दिखेगा। हाँ बिल्कुल वैसे दिखेगा। एंथ्रासाइड तू घर पे जलाया कभी तेरे भट्टियों में? तंदूर पे रोटी ना बनेगी, यहाँ लोहा पक जाएगा फिर। बेटे एंथ्रासाइड में इतना टेम्परेचर होता है कि वो जल जाए ना तो लोहे ने पिघला दे। तो तंदूर पे रोटी ना सेकेंगे, आदमी तंदूर में हाथ डालते ही आदमी का हाथ इधर निकाला, तंदूर नहीं, आदमी लुलाओ के निकला जी। हाँ इतना हाथ गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लूल्हे की शोक सभा पूरी करके हम लोग चलिए काम करते हैं। These displacement reaction are highly exothermic. एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक कौन सा रिएक्शन होता है? हीट, बहुत ज्यादा हीट की जरूरत होती है और हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। The amount of heat produced is so high that the metal are produced in a molten state. अब हम आगे हैं तो बोले हैं, नहीं बोले मैं नहीं बोलूं। एक्चुअली क्या है ना कि 1 बजे से पढ़ाते पढ़ाते नहीं सड़ चुका है, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि अब आपको मैंने जितना भी कहा, आप आयरन का, कॉपर का, लेड का, जो भी आप चीज एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, मेटल को निकाल रहे हो, तो उसको इतना ज्यादा हीट देना पड़ता है कि वो प्योर मेटल जो होगा ना मोल्टेन फॉर्म में, मतलब पिघले हुए रूप में आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट के बाद ही वो मिलता है। बात समझ है ना? ये नहीं कि आपने साफ किया और इतना बड़ा लोहा का टुकड़ा के धम से गिर गया, ऐसा नहीं होगा। मतलब वो क्या होगा, मोल्टेन फॉर्म में, मतलब पिघले हुए रूप में ही मिलेगा। समझ में आई बात आप लोगों को? ठीक है, अब जैसे देखिएगा, द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्युमिनियम टू प्रोड्यूस आयरन इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टर्माइट वेल्डिंग। आयरन ऑक्साइड को अगर आप एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इससे जो भी आपको आयरन मिलेगा उस प्रोसेस को टर्माइट वेल्डिंग कहते हैं, और ये रेलवे ट्रैक्स बनाने में यूज किया जाता है। ये मशीनों के लिए जो लोहा होता है, आपको पता है किसी भी मशीन का जो लोहा होता है वो बहुत ज्यादा प्योर होता है और बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला होता है। आपने वो जो लेबर मजदूर देखा ना, छेनी और हथौड़ा देखा होगा, तो छेनी भी है ना, वो बार बार चोट पड़ने पे देखो ना, वो बिल्कुल क्या कहते हैं, उसका शेप खराब हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? जो उसका सिर होता है माथा, और हथौड़े की भी स्थिति होती है। लेकिन आपने देखा इतना भारी रेलवे जो पूरा बोगी होती है, जितना भी इंजन होता है गुजरता है, लेकिन थोड़ा सा भी उसको कोई असर नहीं होता। समझ रहे हैं? तो अब देखिए वो बनता कैसे। चलिए आज हम लोग रेलवे ट्रैक बना लें। अगर आप Fe2O3 मतलब कि फेरस ऑक्साइड को 2Al एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इससे आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड और प्लस हीट भी मिलेगी। आयरन ऑक्साइड भी मिल जाएगा आपको, आयरन भी मिलेगा और हीट। तो यहां पर जो बाद में प्रोडक्ट में जो आयरन मिल रहा है, एल्युमिनियम के साथ आयरन ऑक्साइड को रिएक्ट कराने के बाद जो आयरन मिलता है वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। बेटे 1000 साल से भी ज्यादा समय का लोहा आपको मेहरौली में कुतुब मीनार में देखने को मिलेगा। मैं खुद देख के आया हूँ। अशोक स्तंभ है ना, अशोका पिलर मेहरौली में है, वो कुतुब मीनार के ही अंदर। समझ रहे हैं ना? साइकिल उठाइए चले जी, हम तो साइकिल से ही कहते हैं। 80 किलोमीटर के लगभग आती जाती पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ प्रदूषित करो, प्रदूषण। हाँ भारी बेटे, हम तो उठाए तो नहीं, हम बाहुबली तो नहीं, लेकिन बहुत भारी है वो। बेटे अशोक ने स्थापित कराया था। अशोक बेटे बहुत समय पहले था, मतलब 2021 तो ये चल ही रहा है। उससे आप मतलब 298 साल और पीछे जोड़ लो, मतलब इतना हो गया। 1000 से तो ज्यादा हो गया ना, 2500 साल करीब हो गया। हाँ गूगल पे देखिए।
दिक्कत नहीं, अच्छाई ये है कि वो मेटल में वो ओपन स्काई में है, कोई शेड वुड के नीचे नहीं है, हजारों साल से, 2500 साल से है, और अभी तक उस पे किसी भी तरह का रस्ट नहीं लगा है, जंग नहीं लगा है। और ये समझ में ही नहीं आया अभी तक साइंटिस्ट लोगों ने कि उस जमाने में इतना हाई क्वालिटी का आयरन कैसे उन लोगों ने बना दिया। आयरन पिलर तो बेटे एक जगह रख दो, ठीक है बेटे, हमको एग्जाम्पल तो देने दे पहले, ठीक है। अब जैसे जो चीज यूज में नहीं है, आप इस चेयर को उठाओ और सीधे यहाँ पे रख दो, जब तक ब्रह्मांड है तब तक कुर्सी रहेगी, कोई यूज नहीं है तब तो कुछ होना ही नहीं है ना, बस ये बात। और क्या है, ये क्या है, नहीं चलेगा, बिल्कुल चल जाएगा। ये मार्कर है, मैंने यहाँ रखा, कभी इसको कुछ होगा ही नहीं, क्या होना है, सिंपल सी बात, हिल गया, पागल है। इसीलिए छठी क्लास वालों के सामने ज्ञान नहीं देता मैं। चलिए आगे चलते हैं, ये तो 10th के पेपर में आएगा नहीं, अब आप लोग बीच में नहीं बोल सकते। दिस रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, यहां ज्ञान लें, दिस रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल बाय यूजिंग एल्युमिनियम पाउडर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इज नोन एज अ टर्माइट रिएक्शन। ये टर्माइट रिएक्शन जो होता है ये ज्यादा सहनशील होता है, मतलब कि अगर इसके ऊपर इस मशीन में बार बार लोहे का यूज होगा, फ्रिक्शन होगा, कुछ भी होगा, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, ज्यादा बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, अब मैंने मीडियम बता दिया है, लो बता दिया, अब हाई देख लीजिए आप लोग, जो हाई रिएक्टिविटी वाले होते हैं उसका कैसे होता है। द मेटेलिक कंपाउंड्स at the top of the activity series cannot be reduced by carbon or any other reducing agent due to their highly affinity with oxygen। अब जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज वाले होते हैं, आप उनको किसी भी तरह एक्सट्रैक्ट कार्बन के द्वारा या किसी भी दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा रिएक्ट हुए रहते हैं, उसके साथ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में जुड़ा हुआ होता है। हाई रिएक्टिविटी का मतलब है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और किसी के साथ नहीं। रिएक्टिविटी का मतलब ये है कि कोई चीज ऑक्सीजन से कितना रिएक्ट करती है और कितना नहीं करती है, सिंपल सी बात। वैसे और भी होता है, लेकिन आप ऑक्सीजन यहां दिमाग में लेके चलेंगे तो कंफ्यूजिंग नहीं। अब हाई रिएक्टिविटी मतलब ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्ट करती है, तो इसको कैसे करेंगे। देयरफॉर electrolytic reduction is employed for metal like Na, मतलब सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को अगर आपको प्योर पाना है, उसकी प्योर निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिटिक तरीका रिडक्शन अपनाना पड़ेगा। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन बाबा वाला दंत मंजन यूज करते हो, दांते दिखा रहे हो, देख फिर दांत दिखाएगा, अंदर अंदर हंस देख। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जो होता है, कोई बात ना बहन, ध्यान दो। द सॉल्ट ऑफ दिस मेटल्स लाइक क्लोराइड इन मोल्टेन फॉर्म आर इलेक्ट्रोलाइज्ड। metals is deposited at the cathode and chlorine is liberated at the anode, the positive electrode। देखिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंप्योरिटी के साथ कोई चीज है, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, हमें क्या है कि हमें प्योर कैल्शियम, प्योर मैग्नीशियम या प्योर सोडियम चाहिए, हम वहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे। उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने पे क्या होता है कि जो भी मेटल होगा, आपको पता है कि उसके अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होंगे, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक ध्रुव होंगे। अब कोई चीज ये पॉजिटिव की तरफ और कोई नेगेटिव की तरफ जाकर के चिपक जाएगा, अब हमें वहां से उसको अलग करना है। अब देखो मैं आपको समझाता हूं।
अब देखो सोडियम, सोडियम जो होता है, सोडियम मेटल है। मुझे तुम बताओ बेटू कि जो मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन लेता है, छोड़ता है, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है? पक्का? आपने कहा कि जो मेटल है, मतलब कि मैं सोडियम की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन लेता है। एक मिनट नहीं लेता वो। आप बताओ, आपको पढ़ाया था, याद होगा? जो मैं, अरे पढ़ाया था, मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं, बोलो तुम बताओ। बेटे मैं एक्चुअली, आप प्रकार या वो चीज कंपास समझते होंगे ज्योमेट्री में। मैं ना आदमी के गाल में खोपने के लिए भी रखा है मैंने, छोटे बच्चों को देख लिया, ये जो फूल रहा है ना पचक जाए। अरे मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, ये मैंने तुम लोग को सीरीज 9th क्लास, हाँ मेटल तो रिलीज करेगा, नॉन मेटल देगा। बिट्टू जी ने बिल्कुल सही कहा। हाँ, इन्होंने, इन दोनों ने गलत कहा। मेटल जो होता है, और तुम्हें तो जैसे पता ही था, कोई बात नहीं। तो मेटल जो होता है, जैसे सोडियम Na एक मेटल है, याद रखना एक कॉन्सेप्ट हमेशा, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया भी था। मेटल ऑलवेज इलेक्ट्रॉन छोड़ता है क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा होता है। अरे KLM सेल वाला पढ़ाया था ना बेटे, तुम भी थे उस दिन, तो वही तो बात हो रही है ना। जो मेटल होगा वो अपने उस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालता है, और जो नॉन मेटल होता है वो एक्सेप्ट करता है। रिलीज करना, छोड़ना है, ये कह रहा है मेरा गलत है। किसका? कोई बात नहीं, बाहर दंगल करना, मेरे पास टाइम कम है, मुंह बंद करो। तो Na हमारा एक मेटल है, ये E- आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना वहां पे केमिकल रिएक्शन में, मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। और यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो यहाँ हमको रिडक्शन के बाद केवल क्या मिल जाएगा? Na, मतलब कि सॉरी, ये सोडियम मिल जाएगा। उसी तरह अगर क्लोरीन की बात करें, Cl की, यहां पर देखिए माइनस आयन है। अब एक बात बताओ, क्लोरीन मेटल है या नॉन मेटल? तुम बताओगे मुझे, माइनस का साइन है। तुम मत बोलो। पक्का? क्यों? इस इक्वेशन को देख के कैसे पता चलेगा कि क्लोरीन एक नॉन मेटल है? अरे बेटे Cl के ऊपर माइनस का साइन है, निगेटिव साइन होगा। हाँ माइनस। बेटे अगर मान लीजिए आपका पेट खाली है, तभी तो 10 लेस चिप्स चढ़ जाइएगा। अब गर्दन तक आप खा के आए हैं, तो कोई चाहे काजू कतली भी दे, कहाँ जाएगा? हाँ, हमें देंगे तो हम बांध लेंगे, घर पे खा सकते हैं बाद में। देखिएगा, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, आप जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट वहां फ्लो कराएंगे, तो ये जो भी केमिकल रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलिटिक जो रिएक्शन होता है या रिडक्शन होता है, उससे काम बन जाएगा आपका। चलिए देखिएगा, लास्ट कॉन्सेप्ट है, जल्दी से खत्म करा देंगे, प्रयास मेरा तो यही रहेगा। रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल मिल ही जाना बड़ी बात नहीं है, मेटल को रिफाइन भी करना पड़ता है। अब मान लीजिए कि पानी का मिलना ही तो नहीं हो गया ना, कि पानी मिल गया तो अपने आप में पूरा है। पानी तो नाले में भरा थोड़ी पी लेंगे हम लोग, मतलब अलग अलग यूज के लिए रिफाइन भी करना पड़ेगा। देखिए ऊपर चलो बाबू। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल। मुंह बंद करो ए ज्ञान चक्षु वाले बालक। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल ऑब्टेन्ड आफ्टर रिडक्शन। रिडक्शन हो गया, आपको मेटल मिल गया, उसके बाद आप उस मेटल का क्या करेंगे? मतलब प्यूरिफिकेशन करेंगे, शुद्धिकरण। ठीक है? वेरियस मेथड फॉर रिफाइनिंग आर एम्प्लॉयड, बट द मोस्ट कॉमन वन इज द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है? इट इज द प्रोसेस, सॉरी, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग देखते हैं। मैनी मेटल्स,
लाइक कॉपर, जिंक, है ना। Na से क्या होता है भाई, हम तो भूल ही गए। नाइक्रोम, मेटल की बात हो रही, देंगे खाने भर। नियोन मेटल होता है, नाइक्रोम होता है। Ag क्या होता है, और Au मैंने याद क्या कर रहे हो, ठीक है। आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के थ्रू ही कॉपर, जिंक, नाइक्रोम, सिल्वर और गोल्ड को हम लोग रिफाइन करते हैं। देखिए किस तरह से, कल नहीं देख लेंगे आप लोग, कल देखिए बेटे आप लोग